तो ये जो हड्डी और घुटने के दर्द है वो उम्र के साथ ही बढ़ते हैं या फिर यंग लोगों को भी हो सकते हैं, और इसके पीछे क्या क्या कारण है? यूजुअली तो उम्र के साथ ही बढ़ते थे। अंडे सेहत के लिए कितने हेल्दी है? और मेन चीज तो ये काफी लोगों को क्वेश्चन होगा, अंडे वेज है या नॉन वेज है? तो वैसे अंडे में कोई कोई जीव नहीं है, उसमें कोई बच्चा नहीं है, तो उसको क्यों नॉन वेज में गिना जाए और उसको खाने में क्या दिक्कत है? घुटने खराब होने के काफी सारे स्टेजेस भी होते हैं, तो हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप स्टेज 1 में हो, तो स्टेज 1 में क्या रहता है कि आपका जो कार्टिलेज है वो सिर्फ आपका कार्टिलेज सॉफ्ट हुआ है। रोबोटिक्स भी सर्जरी हो रही है, रोबोटिक सर्जरी, तो उसकी क्या क्या बेनिफिट है, उसकी क्या प्रोसेस है? तो रोबोटिक सर्जरीज के द्वारा जब डॉक्टर सर्जरीज करता है तो एरर्स निकल जाते हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है? तो यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आती है। जब हिप रिप्लेसमेंट्स होता है तो कोई भी तरीके का काम, हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी कर सकता है। कौशिक जी, देखा जाए तो अब तक आपके साथ कितने सारे पेशेंट जुड़ चुके होंगे? हाय गाइस, वॉइस ऑफ व्यूअर्स के अनदर एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ऋत्विक नागला, और आज के जो अपने गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर कौशिक पटेल, जो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, और वो इंडिया के पहले से यंगेस्ट डॉक्टर है जो रोबोटिक सर्जन है। उन्होंने 5 से 6 हज़ार सक्सेसफुल सर्जरीज की है। तो उनसे हम जानेंगे कि आजकल की यंग जनरेशन में जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, नी की प्रॉब्लम आ रही है, हिप्स की प्रॉब्लम आ रही है, उनके पीछे कौन से कारण जवाबदार है, और ऐसी कई सारी बातें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर कौशिक पटेल, कैसे हो आप? बस आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी गुड, और चल रहा है लाइफ, बढ़िया चल रही है। सही है फिर तो। आप यहाँ आने वाले थे तो मैंने थोड़ी आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, थोड़ी रिसर्च की आपके आपके बारे में, तो मुझे ये जानकारी मिली कि आप इंडिया के ऐसे पहले डॉक्टर हो जिन्हें कम उम्र में रोबोटिक सर्जरी मतलब स्टार्ट कर देते। इसके पीछे क्या राज है, क्या मोटिवेशन है? एक्चुअली मेरा पहले से एक मोटो था कि एज एन ऑर्थोपेडिक मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स बनूं। हम्म। तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी अराउंड 10 years बैक, जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो हमारा ज़्यादातर फोकस रिप्लेसमेंट सर्जरीज में रहता था, और उसमें हमने काफ़ी हद तक अचीवमेंट्स भी ले लिए। ओके। और जैसे जैसे हम अचीव करते गए, और आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ आप करो तो आप अच्छे से करो। कोई भी टेक्नोलॉजी उसके पीछे जो आती है वो अच्छे के लिए आती है। जैसे आप खेती बाड़ी वगैरह देखते हो तो पहले आप बैलगाड़ी से खेती करते हुए देखते थे, यस। लेकिन जैसे जैसे ट्रैक्टर्स आने शुरू हुए, लोगों ने ट्रैक्टर्स को यूज़ करना शुरू किया और खेती को प्रोग्रेस किया, मीन्स फार्मिंग को प्रोग्रेस किया, अपग्रेड किया। अपग्रेड्स किया, और ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ आई फार्मर्स के लिए। तो और उससे उसके लिए बेनिफिशियल्स कौन हुए? फार्मर्स हुए अल्टीमेटली, उनके इनकम्स वगैरह के लिए। तो वैसे ही जॉइंट रिप्लेसमेंट में सेम थिंग है। जैसे कि हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट करना शुरू किया और उसमें काफ़ी हद तक हमने अचीव किया, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू किए। देन कम्स रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे हमें लगा कि हमें उसको यूज़ करके पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए हमें उसको परचेस करना चाहिए। और हम उस स्टेज पे आ चुके थे कि हम उसको परचेस कर सके। और एक रोबोटिक सर्जरीज ऐसी चीज़ है कि मशीन्स जो है वो काफ़ी महंगा आता है। आई मीन इट्स ओके। वेरी कॉस्टली। मैं इट्स बताऊंगा नहीं कितना कॉस्टली आता है, लेकिन इट्स वेरी कॉस्टली। और उसको परचेस करना इतना इजी नहीं है, लेकिन हम उस लेवल तक पहुंच चुके थे कि मैं उसको अफोर्ड कर सकूं और ओके। लोगों को उसकी बेनिफिट्स, उसका जो यूज़ है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। ओके। सो कौशिक जी, आप एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो। एज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम अपनी हड्डियों की सेहत के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या क्या ऐसा रूटीन है जो हमें रेगुलर लाइफ में फॉलो करना चाहिए? हड्डियों को मजबूत, अगर आप ये चाहते हो कि मैं 60 या 50 के एज में हड्डियों को मजबूत कर लूँ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको आपने सुना होगा कि आपने कम उम्र में आपकी पेरेंट्स आपको फोर्स करते कि हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाइए। जैसे घर का खाना सबसे बेस्ट खाना होता है। ज़्यादातर हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम बाहर का खाना कम से कम खाएं। जंक फूड। जंक फूड से या बाहर का कोई भी खाना, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी। ओके। और ज़्यादातर आप देखते हो, पहले तो हम सैटरडे संडे ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होटलों से में देखे जाते थे, लेकिन आजकल देखते हैं कि डेली रूटीन हो गया है, खाने पीने की चीज़ें भरी हुई रहती है, मीन्स वेरी ट्रैफिक रहती है यस वहाँ पे। यस। तो अब रूटीन डेज में भी लोग खाने शुरू कर दिए, तो इट्स नॉट गुड।
तो हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छा हेल्दी फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस मीन्स आपके जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों जो है हमें बैलेंस लेना चाहिए, बैलेंस में उसका डाइट में होना चाहिए। तो अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आप अच्छे से हेल्दी रहोगे और आपके बोन्स, मसल्स सब हेल्दी रहेंगे। और प्लस सिर्फ डाइट से ही आपका काम नहीं होगा, आपको डेली वॉकिंग, चाहे वॉकिंग ना करो या योगा करो, कुछ तो एक्टिविटीज़ आपको करनी होगी। अगर आपको जिम जाना है तो जिम जाइए, वहाँ पे ट्रेडमिल पे चलिए। नहीं जाना है तो आप वॉक करिए। कुछ एक्टिविटीज़ आपको करनी होगी। आप घर पे बैठे रहोगे और आप हेल्दी रहोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। यस। आपने जैसे अभी डाइट की बात की, तो जनरल जो नॉर्मल पब्लिक रहती है उनको इस चीज़ का इतना कुछ आइडिया नहीं है कि क्या डाइट लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो एकदम छोटी इन्फॉर्मेशन में आप उनको कुछ बताना चाहोगे कि ये चीज़ें ये ऐड करो अपने डेली फूड में, या वो चीज़ें मतलब क्या हो सकती है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हम्म। बैलेंस डाइट सबसे अच्छा फूड अगर देखा जाए जो सालों से खाया जाता है, वो दाल चावल दाल चावल। सबसे बेस्ट। और मैं तो ये सबके लिए तो नहीं कहूँगा कि आप काजू और किशमिश या बादाम खाइए, बिकॉज सबके लिए अफोर्डेबिलिटी भी मैटर करती है। अब जहाँ अफोर्डेबिलिटी मैटर करती है वहाँ काजू बादाम वगैरह इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव, उनके लिए खाना मुश्किल है। तो सबसे बेस्ट फूड है दाल चावल। इट्स कंप्लीटली बैलेंस डाइट, और प्रोटीन्स भी आ गया, कार्ब्स भी आ गया, और कुछ मात्रा में फैट्स भी आ गया। और आपको अगर ऐड करना है तो यू कैन ऐड पनीर इन योर डाइट। और ओके। आप अच्छे से दाल चावल खाइए और रोटी सब्जी खाइए, इट्स मोर देन इनफ। ओके। और कैल्शियम रिच फूड में आप दूध पीजिए, पनीर खाइए। अगर आपके पास मनी है, आप खा सकते हो, तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाइए। ओके। तो आप हेल्दी इसी में रह जाओगे और इसी में आप हेल्दी रहोगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा कुछ एक्स्ट्रा खाने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके। डॉक्टर, जैसे कि अभी के टाइम में हम देखें तो क्या है कि घुटने या हड्डियों के दर्द बहुत ही लोगों को बढ़ते जा रहे हैं। जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे हड्डी और घुटने के दर्द बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो हड्डी और घुटने के दर्द है, वो उम्र के साथ ही बढ़ते हैं या फिर यंग लोगों को भी हो सकते हैं, और इसके पीछे क्या क्या कारण है? यूजुअली तो उम्र के साथ ही बढ़ते थे। ओके। आपने देखा होगा पहले के लोग जो खेती बाड़ी करते थे वो हमेशा हेल्दी फूड ही खाते थे, घर का खाना। यस। और उनके लिए तो पिज़्ज़ा बर्गर तो था ही नहीं। वो तो आज के डेट पे सब शुरू हुआ ये सब चीज़ें। और जितना भी ये पिज़्ज़ा बर्गर्स वो बनता है, इट्स वेरी, आई मीन देखा जाए तो डुप्लीकेसी ज़्यादा रहती है चीज़ वगैरह में। इट्स नॉट ओरिजिनल। ओके। तो जब आप बढ़ती उम्र में घुटने खराब होना, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके। जैसे आप बड़े हो रहे हो तो आपके बाल वाइट होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। देखना कम हुआ, लेकिन एक एज तक ठीक है। लेकिन आप अगर कहते हो मेरे 30s में, 40s में मेरे घुटने खराब है, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके। अगर वो खराब है तो उसके पीछे काफ़ी कारण है, मेनली आपकी डाइट। जंक फूड्स खाने की वजह से और अनहेल्दी फूड्स, अनहेल्दी ऑयल्स खाने की वजह से आप अपना वेट गेन कर रहे हो। जब वेट गेन करोगे तो उसका अननेसेसरी प्रेशर्स कहाँ जाएगा? आपके घुटनों में जाएगा। और सेडेंट्री लाइफ, सेडेंट्री लाइफ मीन्स बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं, कहीं जाना नहीं। ऑफिस वर्कर्स जो रहते हैं, जो एक जगह पर बैठ के काम करना, काफ़ी डॉक्टर्स भी होते हैं कि जो पूरे दिन एक चेयर पे बैठ के पेशेंट्स देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते, घर पे जाके सो जाना, देन सवेरे उठ के फिर से हॉस्पिटल्स में आना। उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि डेली वॉक पे जाओ, और योगा करो या वॉक पे जाओ या जिम जाओ, कोई भी एक्टिविटीज़ करो जिससे आपके घुटने हेल्दी रहे। और मेन खाना, खाना अगर अच्छा खाओगे, हेल्दी खाओगे और जंक फूड से बचोगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। और जब वेट गेन नहीं होगा तो आपके घुटने खराब कम होगे, और होगे भी तो लेटर स्टेज में होगे, ओल्ड एज में होगे, यंग एज में तो नहीं होगे। लेकिन आज की डेट में हमें यंग एज में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। यस। वेट गेन, वेट गेन के क्या रीजन है? फिर यही अनहेल्दी फूड्स। ओके, जैसे कि आपने अभी फूड की बात की तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। अंडे सेहत के लिए कितने हेल्दी है? और मेन चीज़ तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा, अंडे वेज है या नॉन वेज है? देखा जाए इट्स ये स्कूल ऑफ थॉट्स दो दो अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में अंडे को वेज में गिना जाता है, लेकिन अपने इंडिया में उसको नॉन वेज में गिनते हैं। अब अंडे सेहत के लिए तो अच्छे हैं, इट्स कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड। ओके। लेकिन मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा कि आप अंडे खाइए, क्योंकि मैं खुद नहीं खाता। और ये रिलीजियस बिलीफ में भी आता है कि अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि अंडा किसी को मार के तो नहीं बनाया जाता, तो उसको क्यों नहीं खाया जाए। जैसे कि हम चिकन मटन वगैरह है, किसी को डेथ करके किसी की
मार के उसको खाया जाता है या पकाया जाता है। तो वैसे अंडे में कोई कोई जीव नहीं है, उसमें कोई बच्चा नहीं है, तो उसको क्यों नॉन वेज में गिना जाए और उसको खाने में क्या दिक्कत है। लेकिन देखा जाए तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। जैसे अंडा आता है एक मुर्गी से, यस। मुर्गी जबरदस्ती अंडा देने को मजबूर किया जाता है, ताकि हम अंडा जो खाते हैं उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसको जबरदस्ती अंडा देने पे मजबूर किया जाता है, हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दे देकर। तो वो अपने मन से अंडा नहीं दे रही है, वी आर फोर्सिंग हर टू गिव अ एग्स। ठीक है, तो एक अननेचुरल चीज़ है। तो जो भी अंडा देता है वो स्ट्रेस की वजह से दे रही है, उसके दिमाग में स्ट्रेस है, मुर्गी के दिमाग में स्ट्रेस होता है, तब वो अंडा देती है। तो एक एक देखा जाए तो कि हम किसी को परेशान करके अंडा खा रहे हैं। और फिर क्या होता है कि जो मुर्गी बनाई गई है, जो मुर्गी रखी गई है, वो सिर्फ अंडा देने के लिए रखी गई है। जैसे ही उसका अंडा देने का प्रोसेस खत्म हुआ, जैसे उसकी उम्र बढ़ गई, अंडा देना बंद कर दी, तो वो जाएगी बूचर खाने में, अल्टीमेटली उसको मार दिया जाएगा। तो एक कंप्लीट प्रोसेस में देखा जाए तो अपने अंडे के लिए किसी एक मुर्गी को परेशान कर रहे हैं या उसकी डेथ का रीज़न हम ही बन रहे हैं। तो मैं तो अवॉइड करता हूँ अंडा खाना, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना अंडा खाए भी तुम हेल्दी रह सकते हो, यस। और अंडा खा के आप किसी की मृत्यु का या किसी की डेथ का एक रीज़न बन रहे हो। तो आई शुड अवॉइड एग्स। और मैं किसी को ये भी नहीं कहूँगा कि आप अंडा मत खाइए, जिसको जैसे ठीक लगे वैसा। ठीक लगे वैसा खा सकते हैं। लेकिन अंडे में काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं आप अंडा खाकर ही हेल्दी रह सकते हो। यू कैन बी अ नॉन वेज एंड बी हेल्दी। ओके। जैसे कि आपने बताया कि ये एक प्रोसेस है जो मुर्गी अंडा देती है, तो मुर्गी अंडा देती है तो वो तो मतलब बच्चा बच्चे के लिए दे रही है ना, तो जब हमारे पास वो एग्स पहुंचते हैं तो वो उसमें क्या प्रोसेस होती है कि मतलब उसमें बच्चा नहीं निकल रहा है, वो तो कुछ अलग ही चीज़ नहीं, बन के आ रहा एक्चुअली है। होता क्या है कि ये उसमें बच्चों के लिए वो एग्स नहीं होता है, ये इट्स हार्मोनल इंजेक्शंस दे के एग्स निकाले जाते हैं। ओके। तो इट्स कम्प्लीटली फोर्सफुल सिचुएशन फॉर अ हैन। मुर्गी के लिए एक फोर्सफुल सिचुएशंस क्रिएट किए जाती है, और पूरी उसकी लाइफ देखिए तो एक बंद पिंजरे में रहती है। जैसे मैं आपको बोलूँगा पूरी लाइफ इस रूम में बिताइए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी लाइफ इस रूम में बिता सकते हो बिना सनलाइट, बिना कुछ। तो एक मुर्गी के लिए यही सेम सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ता है। उसको पूरी लाइफ एक पिंजरे में बंद रहना पड़ता है। उसका बस एक ही काम है, चने खाओ या फिर जो भी उसको खाना मिलता है वो खाओ और अंडे दो। और जैसे ये प्रोसेस खत्म हुआ, उसको मार दिया जाता है, एक बुचर खाने में भेज दिया जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस है एक एग इंडस्ट्रीज की। ओके। और आई थिंक इसलिए मैं एग नहीं खाता। ओके। अगर डॉक्टर घुटने की बात करें तो घुटने खराब होने के पीछे क्या क्या कारण है? घुटने खराब होने के कारण मैंने फिर आपको कहा कि वेट गेन, मेन तो वेट गेन की वजह से आपका अननेसेसरी प्रेशर घुटनों में आता है, तो उसके मेन रीजंस तो यही है। और यंग एज में तो क्या रहता है कि हम गाड़ी से गिरना, चढ़ना उतरने से, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में गिर जाना, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाना, उसमें भी घुटने खराब होते, लिगामेंट्स टूटते हैं, मेनिस्कस भी टूटते। घुटनों में सिर्फ कार्टिलेज नहीं होता, उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे लिगामेंट्स है, मेनिस्कस है, काफ़ी स्ट्रक्चर्स रहते हैं। कुछ भी डैमेज होने के कारण अपना घुटना डैमेज हो सकता है। तो रीजंस तो काफ़ी है। जैसे आपका मेन रीजंस तो है वेट गेन। वेट गेन का फिर से मेन रीजन है आपका डाइट। और सेकंड रीजन है कि आप एक्सीडेंट होना या कुछ भी तरीके से हमें चोट आना। तो घुटने के मेन कारण तो यही होते हैं। ओके, तो आपने कारण तो बताया, लेकिन घुटने खराब होने के काफी सारे स्टेजेस भी होते हैं, हम्म। तो हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप स्टेज वन में हो, तो स्टेज वन में क्या रहता है कि आपका जो कार्टिलेज है वो सिर्फ आपका कार्टिलेज सॉफ्ट हुआ है, ओके। पूरा डैमेज नहीं हुआ है। तो आप उस स्टेज वन में आप इतना कर सकते हैं कि आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी करिए एंड वेट जो गेन हुआ है उसको लॉस करिए। ये दो तीन चीज़ें करोगे, और कैल्शियम रिच फूड खाइए, जो आपके डेली रूटीन फूड्स में फूड्स जो आप तक घर का खाना है उसमें मिल जाता है। और ये सब करिएगा तो आपका स्टेज वन निकल जाएगा। मेन तो आपका वेट लॉस करोगे तो स्टेज वन निकल जाएगा, और फिजियोथेरेपी। और स्टेज टू होता है जिसमें कार्टिलेज इरोड होता है, मीन्स आपका जो गद्दी है, घुटनों की गद्दी है, वो थोड़ी ख़राब होती है। तो ओके। उसके रीजंस ढूंढने के लिए हमें फिर रिपोर्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि एमआरआई है और स्कैनोग्राम। स्कैनोग्राम में हमें एंगल दिखता है कि कितने एंगल से अपना घुटना बैंड हुआ है, जिसको अलाइनमेंट कहते हैं। ओके। तो हमें एक सर्जरीज करनी पड़ती है जिसको कहते हैं एसटीओ, आई टीबियल ऑस्टियोटोमी।
वो सर्जरी से हम अलाइनमेंट को इम्प्रूव करके हमारा जो एक्सिस है, वेट बियरिंग एक्सिस, उसको चेंज कर देते हैं ताकि हमारा घुटना जो खराब होना शुरू हुआ है वो स्टेज पे स्टॉप हो जाए और ओके। आगे बढ़ने से रुक जाए फॉर एटलीस्ट 10 to 15 years। तो ये होता है स्टेज 2, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये ज़्यादातर एजेस 40-45 के बीच में रहता है। और एक होता है स्टेज 3, जिसमें पूरा घुटना खराब हो जाता है। ये यूजुअली हमें 55 के बाद देखने को मिलता है। ओके। स्टेज 3 में जब पूरा घुटना खराब होता है तो आप वेट रिड्यूस करो या फिर एसटीओ करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हमें अल्टीमेटली सर्जरीज करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, घुटना बदलने की सर्जरी। ये करने के बाद आप इजीली पेन को दूर कर सकते हो और आप अच्छे से फिर से अपनी जैसे पहले जैसी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। आपने बताया कि पहले जैसे लाइफ जी सकते हो, तो यानी कि मतलब इसका मतलब यही है कि मगर अगर किसी का घुटना पहले जैसा था, फिर कुछ डिफेक्ट या कुछ भी एक्सवाइजेड हुआ, फिर उसने करवाई सर्जरी, तो सर्जरी करवाने के बाद सेम रिजल्ट, मतलब जो पहले सिचुएशन थी वही सिचुएशन उसको मिलेगी, या फिर कुछ चीज़ें नॉर्मल अलग सी मिलेगी उसको? जैसे हमने तो काफ़ी सर्जरीज करी, अराउंड 5 to 6 thousand नी रिप्लेसमेंट्स हो चुके हैं ओके। और दे आर लिविंग वेरी हैप्पी और सब अच्छे से जी रहे, जैसे पहले जीते थे वैसे ही जी रहे। कुछ लोग तो योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक्स में सब कुछ कर रहे हैं। और ये सब मेरे से पूछने से ज़्यादा आप मेरे पेशेंट से सुनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस स्टेज से वो गुजर चुके हैं। मैं अशोक गोयल, फाउंडर सेवा फाउंडेशन सूरत। आज जो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का फेवर करता हूँ कि भारत जैसे देश में मिक्स चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। मुझे स्वयं को 7 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, जो भी एलोपैथी जितनी व्यवस्था हो सकती हैं उसको करने के उपरांत आज यदि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ तो उसका बहुत बड़ा आधार यह योगा सेंटर है। और जितने भी प्रकार की व्याधियां हैं उसमें इस योगा का बहुत बड़ा प्रावधान रहता है, बहुत बड़ा सम्मिलित रहता है। मैं समझता हूँ कि यदि योगा और ध्यान लोगों के जीवन में आ जाए तो बहुत सी बीमारियां दूर हो सकती हैं। धन्यवाद। मेरा नाम कमल सिंह संचेती। मेरा घुटने का ऑपरेशन 2.5 साल पहले डॉक्टर कौशिक पटेल के द्वारा किया गया था। अभी मेरे घुटने एकदम ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है मेरा बचपन वापस लौट आया है। मैं सारे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, खाली वज्रासन और उष्ट्रासन में नहीं बैठता हूँ। बाकी प्लाथी मारना, करना, चलना फिरना, चढ़ने उतरने में कोई भी तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया इसकी है। इसमें ज़्यादा श्रेय डॉक्टर कौशिक पटेल के साथ में डॉक्टर बिंदेश का भी जाता है, जिन्होंने मेरे को फिजियोथेरेपी से पूरा स्वस्थ और अच्छा किया। उसके लिए धन्यवाद। आई मीन नी रिप्लेसमेंट करा के हाउ दे आर लिविंग, पहले की लाइफ कैसी थी और अब की कैसी है। ये पेशेंट आपको, हमारे पेशेंट जो आपको बताएंगे वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बिकॉज वो लोग इस स्टेज से पास हो चुके हैं। ओके। मैं तो एक सर्जन हूँ, उस स्टेज से पास नहीं हुआ, लेकिन उस स्टेज को मैं देख चुका हूँ। लेकिन जो उस स्टेज को महसूस करा है वो ज़्यादा आपको डिटेल्स में बता पाएंगे। डॉक्टर कौशिक जी, मैंने सुना है कि रोबोटिक्स भी सर्जरी हो रही है, रोबोटिक सर्जरी, तो उसकी क्या क्या बेनिफिट है, उसकी क्या प्रोसेस है? आपने सुना होगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट्स तो काफ़ी होते थे, पहले से होते। यस। तो उसमें एरर्स थोड़े बहुत मिलते थे कि जो पेशेंट्स को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो मिलते नहीं थे। तो एक माइनर एरर्स जो डॉक्टर्स को आंखों से नहीं दिखता था, ओके। और हम वो एरर्स को माइनस करने के लिए, मीन्स वो निकालने के लिए रोबोटिक सर्जरीज आई है। तो रोबोटिक सर्जरीज के द्वारा जब डॉक्टर सर्जरीज करता है तो एरर्स निकल जाते हैं। आपने सुना होगा कि कोई भी गाड़ी का अलाइनमेंट और बैलेंस करने के लिए अब कंप्यूटराइज हो गया है। यस। तब जब इतनी बड़ी गाड़ी का टायर्स बैलेंस और अलाइन करने के लिए हमें कंप्यूटराइज की यूज़ करना पड़ता है, तो फिर ये तो एक ह्यूमन बीइंग है। यस। तो नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट, कोई भी जॉइंट सर्जरीज, ये 2 फैक्टर्स पे काम करती है, दैट इज अलाइनमेंट एंड बैलेंस। अगर Okay. ये 2 फैक्टर्स आपके 100% हो गए तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। ओके। तो कंप्यूटराइज सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें ये 100% दे सके।
और दूसरे फायदे तो ये है कि ये रोबोटिक सर्जरीज रोबोट नहीं करता है। पहले तो लोगों का ये जो एक माइंडसेट है वो मैं हटा दूँ, रोबोट्स नहीं करता है, करता सब सर्जन ही है, सर्जन ही है। सिर्फ रोबोट की मदद लेकर करता है, क्योंकि ओके। जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमें रोबोट्स के द्वारा हम एप्लीकेबल कर पाते हैं। जैसे मुझे कट्स लेना है 4 mm का, ओके। बोन्स काटनी है 4 mm, तो हमें रोबोटिक हैंड पीस के द्वारा हम 4 mm कट्स ले सकते हैं। ओके। तो डिसीजन सारे डॉक्टर्स का है, और फिर वो डिसीजन के ऊपर एप्लीकेबल ये जो अप्लाई है ये रोबोटिक सर्जरीज के द्वारा हम कर सकते हैं। तो उसके ये एक फ़ायदे है कि आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं, और दूसरे फ़ायदे आपके कट्स बहुत कम लगते हैं उसमें, और आपका जो इंसिजन है, जो आपका चीरा है स्किन के ऊपर, वो काफ़ी हद तक छोटा रहता है। उसके क्या कारण है, क्योंकि कन्वेंशनल सर्जरीज जो नॉन रोबोटिक सर्जरीज रहती है उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ रहता है, और रोबोटिक सर्जरीज में कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं होता है, तो आपका चीरा काफ़ी छोटा हो जाता है। ओके। और बोन कट्स कम लगते हैं, बोन कट्स कम लगते हैं तो आपका ब्लड का जो बहाव है, खून लॉस, ब्लड लॉस है, वो कम हो जाता है। ओके। तो ब्लड लॉस कम, बोन कट्स कम, फिर आपका चीरा कम, तो ये सब के फायदे ये रहते हैं कि उनको पेन अल्टीमेटली कम रहता है ओके। रोबोटिक सर्जरी के बाद। ओके। तो हमें एक्यूरेसी मिलने के कारण हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, और जो जॉइंट्स हम अंदर इम्प्लांट करते हैं, जो जॉइंट्स अंदर डालते हैं, उसकी लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आपको एक नेचुरल फील मिलता है सर्जरीज के ओके। बाद भी। आप चलोगे फिरोगे तो आपको थर्ड पर्सन यही कहेगा कि आप नेचुरल चल रहे हो, आपके अंदर कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं किया हुआ है। अगर आप बताओगे तब जाके उन्हें पता चलेगा, बाकी उसमें नहीं पता चलता है, इतना नेचुरल फील मिलता है। बाय द वे, आपको मतलब ये आइडिया कहाँ से, मतलब आप बचपन से ही ये चीज़ के डॉक्टर बनना चाहते थे, या फिर इसके पीछे क्या राज है, मतलब किसका हाथ इसके पीछे? हाँ, एक्चुअली हाथ तो ठीक है, लेकिन जब हम एमबीबीएस में रहते हैं, जब हमारा अंडर ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, हम जब एमबीबीएस में रहते हैं तब से हमारा माइंड सेट होता है कि हमें क्या करना है। तो हमारी दो फील्ड थी, एक एमडी फिजिशियन और एमएस ऑर्थो। तो जब हमने एमबीबीएस ख़त्म किया और एंट्रेंस वगैरह दिए, तब हमें एमएस ऑर्थो की सीट मिल रही थी। तो मुझे लगा कि मेरा फर्स्ट चॉइस तो एमएस ऑर्थोपेडिक ही था, और उसका एक ही रीज़न है, सर्जरी फील्ड मुझे ज़्यादा पसंद थी। ओके। और उसमें भी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज बॉयज़ की फर्स्ट चॉइस तो ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक रहती है, बिकॉज हड्डी के साथ खेलना लड़कों को ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कई लोग को हड्डी तोड़ना पसंद है, वैसे हमें Yes. हड्डी को जोड़ना पसंद है। तो फर्स्ट चॉइस तो ऑर्थोपेडिक थी, तो हमें ऑर्थोपेडिक का चॉइस मिल रहा था, आई मीन सीट्स मिल रही थी, तो मैंने पसंद ऑर्थोपेडिक करी फिर। ओके। कॉलेज का टाइम आपका कैसा रहा है? कॉलेज का टाइम जैसे रहता है, आई मीन मज़े भी की और स्ट्रगल भी रहा। ऐसा नहीं है कि मज़े मीन्स कि आपके कॉलेज लाइफ तो वैसे ही सबकी अच्छे से रहती है, Yes. फ्रेंड्स के साथ खेलना कूदना, आई मीन मज़े करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना और पढ़ाई भी करना। लेकिन एमबीबीएस और पीजीस में यूजुअल कॉलेज लाइफ से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज पढ़ना ज़्यादा रहता है इसमें, Okay. और आपको फील्ड के साथ जुड़ा रहना पड़ता है, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई मशीन को ठीक नहीं करने वाले हो, आप किसी इंसान को ठीक करने वाले हो। तो हमारा ज़्यादा ध्यान फोकस पढ़ाई में रहता है, और पेशेंट्स के साथ हम कैसे डील करें, अगर वो उस बीमारी के साथ आए, कोई भी एक्सवाइजेड बीमारी के साथ आए, तो उसको हम कैसे डील करें, कैसे ठीक करें, वो ज़्यादा फोकस रहता है कॉलेज लाइफ में, एक मेडिकल फील्ड में। और दूसरी कॉलेज में क्या रहता है, जैसे कोई भी एक्सवाइजेड इंजीनियर्स वगैरह हो गए, पढ़ाई बेचारे वो भी सब करते हैं, लेकिन उसमें एक्सक्यूजेस चल सकता है। कोई भी मशीन ठीक नहीं हुई तो आप कह सकते हो कि भाई मैं दोबारा कर दूंगा, लेकिन डॉक्टरी फील्ड में तो ऐसा नहीं चल सकता। मैं सर्जरी ये नहीं कह सकता मैं दोबारा कर दूंगा, आई हैव टू बी श्योर कि मैं फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से करूँ। यस। दोबारा कर दूंगा ये डॉक्टरी फील्ड में नहीं आएगा। Yes. बाकी सब फील्ड में आएगा, चाहे भी मशीन रिपेयर करो या XYZ कुछ भी रिपेयर करो, अगर नहीं हुआ यू हैव अ सेकंड चांस, सेकंड क्या थर्ड चांस भी है, लेकिन इसमें नो सेकंड चांस, ओनली वन चांस। आपके एक ही बार में आपको पूरा इसे ठीक करना होगा, तो हमें उतने हद तक परफेक्ट रहना पड़ता है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। ओके। एक 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 बाहर की बात करता हूँ मैं आपसे। नॉर्मली देखा जाए तो हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई डॉक्टर रहता है, किसी भी चीज़ का गिन लो। तो वैसे हमारी फैमिली में भी एक डॉक्टर है। तो कई बार सब एक साथ इकट्ठे बैठे हो कहीं गांव में या फिर कोई फंक्शन में, शादी में, कहीं भी, तो सुनाते, देख उसका बेटा डॉक्टर बन गया, तू क्या करेगा? तो आपको इस चीज़ को लेकर कितना प्राउड फील होता है? प्राउड इनिशियल स्टेज में फादर को होता था कि
मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, मेरा डॉक्टर बन रहा है, लेकिन जब डॉक्टर बन जाता है, रियल स्ट्रगलिंग तो डॉक्टर बनने के बाद है, उसको सेट होना। ओके। एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, तो एक रियल एस्टेट का बिजनेस हमारा ऑलरेडी था और मैं उससे हटकर एक डॉक्टर बना हूँ। तो ओके। डॉक्टर बना हूँ तो मेरे पास बैकग्राउंड कोई डॉक्टरी का नहीं था, तो आई टू बी इन दैट, आई मीन मैं उस फील्ड में गया हूँ जहाँ पे मेरा कोई पास्ट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो जब डॉक्टर बनने के बाद आप हॉस्पिटल्स बनाते हो तो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज होता है, 2-3 साल आपको लगता है लोग आपको जाने, लोग आपके बारे में सुने, लोग आपका काम देखे, तब जाके आपके पास पेशेंट्स आने शुरू हो गए। कोई भी डॉक्टर बन जाएगा या हॉस्पिटल खोल देगा तो पेशेंट्स अननेसेसरी डायरेक्टली कोई भरोसा नहीं करेगा। यस। पहले आपको मार्केट में नाम बनाना पड़ेगा आपका, एज ए डॉक्टर कौशिक पटेल लोग जानेंगे तब आएंगे। तो जो वो 2-3 साल लगते हैं तब लगता है कि ये डॉक्टर बनना मेरे लिए ठीक था या नहीं था, तब थोड़ा सोच आती है, मेरे क्या किसी के लिए भी आएगी, कि बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रगलिंग। इतने साल डॉक्टर बनने के 27-28 साल लग जाते हैं एमएस ऑर्थोपेडिक बनने में, ये सब खत्म होने में। अब 27-28 साल के बाद 2-3 साल आपका सेट होने का टाइम, स्ट्रगलिंग पीरियड, तो अराउंड 30s के तो आप वैसे ही हो जाते हो। तो ऐसा यस। लगता है कि इट वाज द राइट थिंग दैट आई हैव डन, हम्म। मुझे डॉक्टर बन के मैंने ठीक किया या फिर मैंने कुछ गलती करी। लेकिन एक स्टेज आता है कि तो आपको लगता है कि ना, यू हैव डन अ गुड गुड जॉब, आप यस। डॉक्टर बन के ठीक किया है। तो थोड़ा ऐसा रहता है, वो सबके साथ रहता है, लेकिन निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कौशिक जी, देखा जाए तो अब तक आपके साथ कितने सारे पेशेंट जुड़ चुके होंगे? कोई है। गिनती निकाले तो उसकी। अराउंड 5,000-6,000 के आसपास हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर चुके, एंड ऑल दे आर गोइंग वेरी गुड। उसमें से हो सकता है इक्का दुक्का कुछ रीजंस के कारण, उनका कुछ एक्सीडेंट के कारण कुछ हुआ होगा, लेकिन वो 1% के आसपास, वन लेस देन 1%। लेकिन सर्जिकल एरर्स के नाम की बात सुने तो हमारी तरफ से कोई सर्जिकल एरर्स नहीं हुआ है। सर्जिकल ओके। एरर्स मीन्स कि ऑपरेशंस के कारण पेशेंट्स बेड रिडन हुआ है या चलना फिरना बंद किया है, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा, हमारे यहाँ एरर्स के कोई चांसेस नहीं होते डॉक्टरी फील्ड्स में, तो हम उसको 100% उसको लेके चलते हैं कि जो भी मैं करूँ अच्छे से करूँ, और श्योर हो तो ही करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। ओके। तो ज़्यादातर सारे पेशेंट्स हैप्पी है। हाँ, 1-2 पेशेंट्स किसी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या एक्सीडेंट के कारण कुछ हुआ होगा, देन इट्स ओके, लेकिन सर्जिकल्स के कारण कुछ नहीं हुआ उनको, आई मीन दे आर डूइंग वेरी वेल। ओके। सो डॉक्टर जी, मैं ये आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि आजकल ज़्यादातर देखा जाए तो नी रिप्लेसमेंट बहुत लोग करवा रहे हैं। तो नी रिप्लेसमेंट क्या है? नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली आपका जैसे नी में कार्टिलेज होता है, अगर जैसे ही आपका कार्टिलेज इरोड होता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो आपका बोन एक दूसरे के साथ रब होता है, एक दूसरे के ओके। साथ बोन जब रब होता है तब आपको पेन होता है। ओके। तो जब आपका बोन्स एक दूसरे के साथ इरोड होने के कारण पेन होता है, तब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस क्या करना है, तो खराब पार्ट जो है आपका हड्डी का, वो निकाल कर हम आर्टिफिशियल जॉइंट्स उसमें डालते हैं। ओके। जॉइंट्स आर्टिफिशियल डालते हैं और बीच में एक प्लास्टिक डालते हैं, ताकि जो भी मूवमेंट्स हो और वो जॉइंट्स के बीच में हो, ना कि बोन्स के बीच में हो। तो जैसे ही वो जॉइंट्स अपना बोन्स की जगह ले लेगा तो फिर पेन आपका चला जाता है। और सिर्फ हम रिप्लेस नहीं करते, उसको कम्प्लीटली बैलेंस भी करते हो और उसको अच्छे से अलाइन भी करते हैं। तो ये दो चीज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट में खास रहती है, नी रिप्लेसमेंट में, अलाइनमेंट एंड बैलेंस। अगर वो आप 100% अचीव कर लो तो आपकी सर्जरी 100% ओके होगी और अच्छा आउटकम मिलेगा उसका। नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट क्या क्या कर सकता है? नी रिप्लेसमेंट के बाद अगेन वो सब कुछ कर सकता है, इवन योगा कर सकता है, चल फिर सकता है, आलती पालती सब कर सकता है। और ये मेरे पेशेंट्स आपको ज़्यादा अच्छे से सुना पाएंगे जो ये सब कर रहे हैं। ओके। और इवन वो हर जगह जाते, 2 व्हील 4 व्हील कुछ भी चलाना हो, योगा करना हो, मॉर्निंग वॉक पे जाना हो, सब कुछ वो कर सकते हैं। डॉक्टर कौशिक जी, जैसे नी की हमने बात की, तो आजकल के ज़माने में हिप्स के प्रॉब्लम भी बहुत आ रहे हैं। उनके पीछे क्या क्या कारण जवाबदार है? हिप्स के प्रॉब्लम, एक्चुअली हिप प्रॉब्लम ज़्यादातर हमें कोरोना के बाद देखने को मिले, पहले भी थे लेकिन कोरोना के बाद हमें ज़्यादा देखने को मिले। उसका एक ही रीज़न है, कोरोना की एक ही ड्रग्स थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, दैट वाज स्टीरॉयड। स्टेरॉइड। हाँ, जैसे ही पेशेंट आईसीयू में गया तो उसकी कोई कोरोना की कोई खास मेडिसिन नहीं थी। लाइफ सेविंग ड्रग्स मीन्स अगर उसको पेशेंट्स को बचाना है तो स्टीरॉयड्स का यूज़ किया जाता था, और स्टीरॉयड यूज़ के कारण हमारे गोले जो हिप जॉइंट्स है वो खराब हुए, जिसको बोलते एवीएन, एयर वेस्कुलर नेक्रोसिस। आपका हिप जॉइंट्स में खून का बहाव रुक जाता था, इसलिए आपका गोला सिकुड़ जाता था, ओके। और सिकुड़ जाता है में।
तो गोला खराब उस वजह से भी होते थे, और कोरोना के बाद देखने को ज़्यादातर इसलिए मिले हैं। और ज़्यादातर कारण उसमें एक अल्कोहल भी रहता है। ओके। आपका जो अल्कोहल अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपका गोला खराब होता है। अगेन देन सिगरेट है, तम्बाकू है, ये सब खाने से आपकी खून की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती है, और जब खून की नसें सिकुड़ेगी तो आपका खून का बहाव कम होगा। तो खून के बहाव कम होने के रीज़न से आपका गोला खराब होता है। और कई बार हमें कोई कारण मिलता भी नहीं है कि गोला खराब क्यों हुआ, क्योंकि ना ही पेशेंट्स को कोरोना हुआ रहता है, ना ही पेशेंट्स को अल्कोहलिक है। और एक और भी कारण है, सिकल सेल डिजीज, जो एक खून का एक बीमारी है, सिकल सेल डिजीज। उस कारण से भी हमें गोला खराब होता है, मीन्स एवीएन होता है। लेकिन कई बार हमें कोई कारण नहीं मिलता है, ज़्यादातर कोई कारण नहीं मिलने के कारण भी हमारा गोला खराब होता है, और ज़्यादातर एवीएन होता है उसमें। एवीएन, एवीएन के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स दीजिए ना प्लीज़। एवीएन का फुल फॉर्म है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। मीन्स आपका जो हिप जॉइंट्स है उसका जो गोला है उसमें आपका खून का बहाव रुक जाता है। कोई भी चीज़ अपने बॉडी में, बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर जिंदा रखने के लिए उसकी ज़रूरत होती है खून की। खून के द्वारा सारा न्यूट्रिशंस उसके को मिलता है, कोई भी चीज़ को, कोई भी बॉडी ऑर्गन्स को। तो जैसे ही हमारा हिप जॉइंट्स में खून का बहाव रुकेगा तो उसको कम्प्लीटली न्यूट्रिशंस मिलना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही वो खून बंद होने के रीज़न से आपका गोला सिकुड़ना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे फिर वो ख़राब हो जाता है। उसके भी 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, 2 एंड 3। 1 और 2 में ज़्यादातर डॉक्टर्स टैबलेट और दवाइयाँ देते और वेट करने को कहते हैं कि आगे ना बढ़े, उसके लिए दवाइयाँ लीजिए। और एक सर्जरी है जिसको कहते हैं कोर डिकम्प्रेशन। सिर्फ माइनर सर्जरी, कोई बड़ी सर्जरीज नहीं। उसके हिप जॉइंट्स के रीजन्स में मल्टीपल होल्स करते हैं, और उसके भी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आई मीन कोर डिकम्प्रेशन करने के बाद सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन जैसे ही स्टेज 3 में पेशेंट्स जाता है, या लास्ट स्टेज ऑफ 2 में अगर लास्ट में चला गया और 3 में चला गया है, तो फिर हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके। जिसमें जैसे नी बदला जाता है वैसे हिप हिप जॉइंट्स भी हिप। बदला जाता है। ओके। डॉक्टर, आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है जो खाने से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे शायद, तो वो मेडिसिन से लेने की ट्राई करते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन्स हो गई, लिम्सी हो गई, या मैनी मोर जो भी आती है। तो वो सारी हमारी हड्डियों पे इफ़ेक्ट करती है। नहीं, एक्चुअली नहीं खा पा रहे उसके क्या रीजंस है? या तो ओल्ड एज है, या फिर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, या फिर उसके कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है जिसको खाना नहीं खा पा रहा है। कोई भी कंडीशंस की वजह से अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है, देन उसको विटामिन्स तो लेने पड़ेंगे। तो मल्टीविटामिन्स इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेना उसके लिए तो फ़ायदा ही है उसके लिए। और अगर नहीं लेंगे तो उसको विटामिन्स पूरे होगे कैसे? अगर अगर आप खाना अच्छे से खा पा रहे हो, डेली का खाना अच्छे से ले रहे हो, तो उसमें आप विटामिन्स मिल जाते हैं। तब उस कंडीशंस में आपको मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके खाने में ऑलरेडी विटामिन्स होते हैं और आपको मिल रहे हैं। तो उस कंडीशंस में ज़रूरत नहीं है मल्टीविटामिन। लेकिन आप ओल्ड एज हो, खाना आप कम खा रहे हो, देन यू हैव टू टेक योर मल्टीविटामिन्स टैबलेट। ओके। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि आजकल की जो हरी सब्जियाँ आती है वो सब सारी इंजेक्शन वाली होती है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन है ही नहीं, बस खाने के लिए खाए ऐसा कुछ है। ये बात सही है? एक्चुअली पहले दवाइयाँ का छिड़काव वगैरह बढ़ गया है। उसका एक ही रीज़न से कीड़े मकोड़े जो सब्जियाँ उगाते हैं वो खा जाते हैं, हम्म। तो दवाइयों का छिड़काव बढ़ गया है। लेकिन जब हम सब्जी लेकर आते हैं, उसमें कितना केमिकल्स है कितना नहीं है वो हमें कुछ आइडिया नहीं आएगा। और हमें जैसे ये जीवन चल रहा है, जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही चलनी। ज़्यादा सोचेंगे तो फिर वो भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अपने पास अब सेकंड ऑप्शंस नहीं है। अगर मैं कहूँगा ऑर्गेनिक खाइए, तो आप ऑर्गेनिक लाओगे कहाँ से? अब पॉसिबिलिटी सबके लिए नहीं है। भी तो पॉसिबल नहीं है ना, खुद का फार्मिंग बनाना, हम्म। खुद के लिए फार्म बनाना, उसमें खुद के लिए सब्जी उगाना। ये हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन? जिनके पास पैसा है वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो भी ये सब करते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं। टाइम नहीं मिलता है इस टाइम चीज़ नहीं मिलता है कि मैं एक फार्म बनाऊँ, उसमें फिर सब्जियाँ उगाओ। अब सब्जी तो उगाओ, लेकिन उगाने वाला भी तो चाहिए। का। कौन यस। मिलेगा ये सब करने के लिए? तो जो अपना सब्जी आ रही है उसमें केमिकल्स होते हैं, नो डाउट। लेकिन बस ये कर सकते हैं कि हम अच्छे से धो के फिर उसको पकाएं। उसके अलावा तो अपने पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ओके। डॉक्टर, अभी जो आपने बात की थी ना एवियन की, एवियन होने के बाद उसका इलाज क्या है? एवियन का जैसे कि मैंने कहा, उसका एक ही इलाज है। एवियन स्टेज 3 में आप चले गए
then it is only surgery that we can do total hip replacement. ओके जैसे नी बदला जाता है वैसे ही पूरी तरीके से आपका गोला बदला जाता है, और उसके अच्छे रिजल्ट से आप चलना फिरना सब कुछ उसमें आप कर सकते हो पहले की जैसे ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आजकल के जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो तो अभी कुछ काम कर नहीं रहे, घर पे बैठना नॉर्मल वही रूटीन हो चुका है उन लोगों का। तो उस चीज़ की वजह से शायद उनको घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द कुछ भी हो रहा है। अगर वो कोई सर्जरी करवाना नहीं चाहते तो दूसरी वो चीज़ क्या मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसकी डेली रूटीन में, कि उसका वो थोड़ा जो कमज़ोर हो चुकी है लेग वगैरह कुछ भी वो थोड़ा बेहतर बन सके। पहले तो बड़ी उम्र के और घुटना पूरा ही खराब हो चुका है और वो सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि फिर से उनको खड़ा करा जाए। ओके क्योंकि अगर आप लास्ट स्टेज में आ चुके हो और आप कहते हो कि नहीं मुझे सर्जरी नहीं करानी है, देन आप धीरे धीरे बेड रिडन हो जाओगे। मीन्स आप बेड से फिर खड़ा होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। डेली रूटीन एक्टिविटीज से जो आपकी वॉशरूम जाना, खाने के लिए उठना, ये भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यस तो कई बार पेशेंट्स बच्चों के या किसी की सुनते नहीं है, वो कहते नहीं हमें सर्जरी नहीं करानी है, फिर अल्टीमेटली फिर यही होता है कि वो बेड रिडन हो जाते हैं। हाँ, ये है कि अगर नहीं करा रहे हो देन वी कैन ट्राई कि हम उसको फिजियोथेरेपी वगैरह कराए, कि कसरत वगैरह करे ताकि वो हेल्दी रहे, थोड़े बहुत घुटने उनके अच्छे रहे। ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका नी पूरा ख़राब हुआ है देन यू हैव टू गो फॉर अ नी रिप्लेसमेंट। ओके। डॉक्टर अभी आपने बताया कि आपके साथ 5 से 7 हज़ार पेशेंट जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसे खास पेशेंट की कोई आपको कोई बात याद आ रही हो, कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? वैसे तो पेशेंट्स रहते हैं कि जो काफ़ी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। एक पेशेंट्स था जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, मींस जब हमारे पास आया था तो उनके लिए चलना फिरना काफ़ी मुश्किल था। मींस टॉयलेट बाथरूम जाना भी काफ़ी उनके लिए ना के बराबर था। ओके लेकिन हमने भी सोचा कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये खड़े हो जाए तो ही काफ़ी चीज़ें, और उनकी एज भी काफ़ी कम थी, 52 समथिंग थी, 52 या 48 के आसपास थी। ओके 50 के आसपास एज थी, 48 टू 50 के आसपास थी। और हमने सोचा कि ये सिर्फ खड़े हो जाए अपना रूटीन करने लगे तो ही बहुत है, क्योंकि उनके लिए खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर जब सर्जरीज हो गई और अच्छे से सर्जरी हुई थी नो डाउट, 1 महीने 2 महीने के बाद देखा कि शी वॉज डूइंग वेरी वेल, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा करने लगी हो। ओके और थोड़े समय के बाद देखा तो नवरात्रि में रास गरबा भी लेना शुरू कर दिया क्या बात है। उन्होंने। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले और वो देखकर हमें काफ़ी खुशी मिली। तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिसमें हमें ओल्ड एज के भी पेशेंट्स रहते, तो हमें लगता है कि ये, अब मानो कि 70 की एज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चलना फिरना शुरू कर दे, यही काफ़ी है। लेकिन हमें उनको भी देखने को मिला कि शी वॉज डूइंग वेरी एक्टिवली, आई मीन गरबा खेलना वगैरह उनने भी शुरू कर दिया था। तो ऐसे ओके कई पेशेंट्स में हमें ये चीज़ें डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके। आपके वहाँ अगर कोई सर्जरी के लिए पेशेंट आता है आपके हॉस्पिटल में, तो वो आता है और सर्जरी करवाने के बाद जब घर जाता है तो वो ओवरऑल प्रोसेस है आपके हॉस्पिटल में, वो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स मुझे चाहिए। यूजुअली हम पेशेंट्स को एक दिन पहले एडमिट करते हैं। ओके जैसे आपकी सर्जरीज आफ्टरनून है ओके तो इवनिंग में एडमिट्स करते हैं एक दिन पहले, ताकि उनका कंप्लीट चेकअप हो जाए, और सेकेंड डे हम सर्जरीज में लेते हैं। सर्जरीज के बाद हम यूजुअली प्रीफर करते हैं कि 24 घंटे के बाद, जैसे आज आफ्टरनून सर्जरी हुई तो नेक्स्ट डे आफ्टरनून या इवनिंग में उनको खड़ा करें और उनका चलने का प्रैक्टिस कराएं। और इनिशियल 1-2 डेज में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है चलने के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्जिकल पेन, सर्जरी की वजह से जो थोड़ा बहुत दर्द रहता है उसके लिए उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन निकल जाते हैं देन वो रूटीनली चलना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही चलने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है देन वी डिस्चार्ज देम कि घर पे जाइए और आराम करिए और फिजियोथेरेपी करिए। और हम उनको एक फिजियोथेरेपी अपॉइंट कर देते हैं ताकि वो घर पे जाए, उनको एक्सरसाइज वगैरह कराए और कम्प्लीटली अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे, चलने के तरीका सिखाए, क्योंकि पुराना तरीका तो भूल चुके हैं। ख़राब होने के बाद वो थोड़े उनके चलने का तरीका चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं हम वैडलिंग गेट, थोड़ा झुक झुक के चलते हो। तो फिर से उनकी जो यंग एज की जो पैटर्न थी चलने की, वो उनको फिर से हम दिलाने की कोशिश करते हैं। और डाउन द टाइम आप 1 या 2 महीने के बाद देखोगे तो पैटर्न फिर से यंग एज की तरह चेंज हो जाती है, ओके और 1 या 2 महीने के बाद वो कंप्लीट अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। ओके। आपने काफ़ी सारे पेशेंट के हिप रिप्लेसमेंट भी किए होंगे,
तो हिप रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है? हिप रिप्लेसमेंट्स नी रिप्लेसमेंट की तरह काफ़ी सक्सेसफुल है, और ज़्यादातर हिप रिप्लेसमेंट्स होता है यंग एज में। ओके, एवीएन देखने को मिलता है ज़्यादातर यंग एज यंग में। एज जैसे पे। नी रिप्लेसमेंट ज़्यादातर होता है ओल्ड एज में, वैसे हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादातर होता है यंग एज में। और यंग एज में जैसे कि कोई एक्टिव लाइफ, कोई छोटा आदमी या मजदूर है, उसको अर्निंग, और ज़्यादातर मेल पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो कोई भी घर का अर्निंग पर्सन कौन है? एक पुरुष, एक मेल है। यस, अगर उसको एवीएन होगा तो बेड रिडन हो जाएगा, चलने में प्रॉब्लम होगी तो कमाएगा कैसे? वो दिक्कत हो घर को जाएगी। खाना कैसे खिलाएगा? तो यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आती है। जब हिप रिप्लेसमेंट्स होता है तो कोई भी तरीके का काम, हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी कर सकता है। जैसे एक यंग पेशेंट्स जो काम करता है, वैसे ही वो हिप रिप्लेसमेंट के बाद कर कर सकता है, सकता और है। लोग करते भी है। और उनको कोई उसमें ऐसा नहीं लगता है कि मेरी हिप रिप्लेसमेंट हुई है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ही इज़ डूइंग एवरी जॉब दैट ही कैन डू और ही वांट्स टू डू। ओके डॉक्टर, आजकल की जो यंग जनरेशन है, अ, उनमें क्रेज चल रहा है बॉडी बनाने का, और स्पेशली लेग्स को कट आउट देने का। थोड़ा वो क्या फैसिनेटिंग लगता है उन लोगों को, थोड़ा मतलब शो ऑफ करने की ट्राई करते हैं शॉर्ट्स पहन के। तो जिम में जाके बहुत हैवी वेट्स लगाते हैं अपने लेग पे। क्या वो सही या गलत है अपने हड्डियों के लिए? वेट उठाना, वेट गेन करना, आई मीन लिफ्टिंग करना, इट्स गुड फॉर हेल्थ। अगर आप ये सब करोगे तो आपके मसल्स और बोन्स दोनों स्ट्रांग होंगे। लेकिन यहाँ तक ये चीज़ें नहीं रुक रही है। लोगों देखा देखी में पाउडर्स को लेना, यस, न्यूट्रिशन स्टीरॉयड्स पाउडर। को लेना, यस। ये कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। आप बाहर से तो बहुत फैसिनेटिंग लगोगे, लेकिन अंदर खोखले हो जाओगे। आपके ओके। जो ऑर्गन्स है, किडनी से, वो डैमेज हो जाएगी। ओके। ये स्लो प्रोसेस है। लोगों को लगता है पाउडर पीने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी किडनीज खराब कर रहे हो। पाउडर पीने से आपके इंटेस्टाइन्स खराब होते हैं, क्योंकि आपको गैस होता है, वो हजम नहीं होता है सारे पाउडर्स। आप जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, प्रोटीन नेचुरल फूड लीजिए। नेचुरल फूड में प्रोटीन्स मिल जाता है जितना हमें चाहिए। और हाँ, अगर आप कोई ओलंपिक्स में वगैरह खेलना चाहते हो, वेट लिफ्टिंग वगैरह करना चाहते हो, और आपको बहुत वेट उठाना है, देन इट्स ओके कि आपको लिफ्टिंग में जाए। लेकिन फिर भी मैं तो अवॉइड ही करने को कहता हूँ, पाउडर वगैरह कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो काफ़ी हद तक खाना खाते हैं और काफ़ी हद तक वेट उठाते हैं। लेकिन नेचुरल वे से होना चाहिए सब चीज़ें, और वैसे भी ओलंपिक्स में सब नेचुरल वे से ही होता है। लेकिन हम जैसे लोग, जिनको कोई ही ओलंपिक्स में नहीं जाना है, कोई खेल कूद में नहीं जाना है, तो हमें सिर्फ अपना हेल्दी रहने के लिए वेट उठाना ठीक है। लेकिन फिर अच्छे दिखने के लिए, बॉडीज दिखने के लिए, मसल्स दिखाने के लिए ये अननेचुरल चीज़ें लेना, पाउडर्स खास करके पीना, इट्स नॉट गुड। वो आपको ओके। अल्टीमेटली बाहर से तो अच्छे दिखोगे, लेकिन अंदर आप खोखले हो जाओगे, किडनीज वगैरह खराब कर देगा वो ओके। भी कम उम्र में। क्योंकि कम उम्र वाले ही ज़्यादातर जिम में जा रहे हैं, बड़ी उम्र वाले तो कम ही जाते हैं। यस। और ओवर वेट उठाना, ओवर एक्सरसाइज करना भी आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, अटैक आ जाते हैं। आपने देखा हाँ होगा हाँ हाँ, जिम में वीडियोस अटैक्स देखे। आ रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन उठाना। जब आप वजन ज़्यादा उठाते हो तब आपको अटैक्स आ जाते हैं। ओके। तो सब लिमिट में अच्छा लगता है। ओके। काफ़ी वीडियोस मैंने ऐसे भी देखे इंस्टाग्राम रील्स में, लेग प्रेस का जो मशीन आता है ना, लेग प्रेस, वो मार रहे और उसकी हड्डी ऐसे से डायरेक्ट यूं मतलब पूरी उल्टी मुड़ जा रही है। वैसे वीडियोस आपने देखे कहीं? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इट इज़, उसके दो रीजंस है। एक तो वेट, ओवर वेट, ज़्यादा प्लेट्स लगा के लेग प्रेस कर रहे हो। और सेकंड रीज़न है प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। जब आप टेक्निक से लेग, नहीं। हाँ, लेग प्रेस करते हो तो आपका जब प्रेस करते वक्त जो पोजीशन है, वो नी कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप कंप्लीटली नी स्ट्रेट कर दोगे तो आपका फीमर पे लोड आएगा और फीमर आपकी टूट जाएगी। फीमर पे लोड क्यों आता है? क्योंकि आपका जो फीमर बोन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो बोर्ड है, ऐसे टेढ़ा बोन है। तो जो टेढ़ी चीज़ पे कोई प्रेशर आएगा वो ब्रेक हो जाएगी। यस। स्ट्रेट बोन नहीं है फीमर, इट्स अ कर्व्ड बोन। और अगर जब आप लेग प्रेस कर रहे हो तो जब प्रेसिंग पोजीशन है, जब कंप्लीट प्रेस कर दी है आपने, तब आपको नी पूरा स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो आपका नी भी डैमेज होगा, लिगामेंट्स भी क्रैक हो गए, हो सकता है आपका बोन भी डैमेज होगा। और सेकेंड थिंग, वेट ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो कम वेट लीजिए और प्रॉपर करिए, तो कोई फ्रैक्चर्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ओके। सो नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट, वो सब करवाने के दौरान और उसके पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पहले तो ध्यान में तो पेशेंस क्या रख पाएगा? आई मीन
चलना फिरना है उनके लिए मुश्किल से, बस पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गिर ना जाए। जिस तरीके से वो चल रहे हैं, आई मीन जिस तरीके से पेन है उनको, तो उसमें वो गिर ना जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और पहले अगर पेन हो रहा है तो आप दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। ओके। पेन किलर्स खा खा के अगर आपका दर्द आप दूर कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो आपको किडनी डैमेज कर रहे हो। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंड ना रहो, और गिरने का जो गिरने के जो चांसेस है वो कम करिए। आई मीन्स नहीं गिरना चाहिए, थोड़े प्रॉपर वे से चलना चाहिए। सर्जरी के बाद तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, जो भी इनिशियल 30 डेज या 20 डेज जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है। लेकिन आप अगर प्रॉपर फिजियो करोगे, सर्जरी के बाद अच्छे से फिजियो वगैरह करोगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, फिर आप अच्छे से चल पाओगे। जैसे आप यंग एज में चलते हो वैसे ही आप पोस्ट सर्जरी धीरे धीरे आप उसको गेन कर लेते हो, और फिर दिक्कत कुछ आती नहीं है यूजुअली। अगर हमारे व्यूअर्स में कोई 12 या 15 साल का बच्चा देख रहा है, तो उसकी ओर से मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि वो कैसी ज़िंदगी अपनी बनाए कि बड़ी उम्र होते होते उसको ये सारी चीज़ें की मतलब प्रॉब्लम हो ही ना, तो वो क्या कर सकता है उसके लिए? प्रॉब्लम ना हो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। प्रॉब्लम्स तो होगी, जैसे ही आपका ओल्ड एज होगा प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगी। ओल्ड एज इसलिए तो कहा जाता है बढ़ती उम्र। ये है कि जो चीज़ आपको 50 में हो वो आप 70s तक खींच पाओ, ओके। मीन्स 20 ईयर्स एक्सटेंड कर पाओ। इसके लिए आपको अभी से हेल्दी रहना होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, खेलना कूदना ये करना होगा, और हेल्दी फूड घर का खाना। आज के टाइम पे बच्चे ज़्यादा कहते हैं ना, वेफर का पड़ी का ज़्यादा यस, खाते यस, हैं, यस। उससे दूर रहना होगा। और बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाने से दूर रहना पैकेट होगा। फूड्स, जंक पैकेट फूड्स। फूड्स, जंक फूड्स, और स्क्रीन टाइम काफ़ी हद तक अब बच्चों में बढ़ गया है। ये सब धीरे धीरे कम करके बंद करना होगा। आजकल के बच्चे तो मतलब मोबाइल के बगैर खाना भी नहीं खाते हैं। हाँ, और ये एक प्रॉब्लम पेरेंट्स का भी है, क्योंकि बच्चा मोबाइल दोगे तो 2 रोटी खाएगा, नहीं दोगे तो 1 रोटी खाएगा। तो पेरेंट्स मोबाइल इसलिए देता है क्योंकि मेरा बच्चा 2 रोटी खा ले। तो 2 रोटी खिलाने के चक्कर में पेरेंट्स उसको मोबाइल देते हैं, और बच्चे का भी ये एक रूटीन बन गया है कि मोबाइल नहीं दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को तो खिलाने का एक उनका रहता ही है, दिल से एक भाव रहता है कि मैं बच्चे को खिलाओ, अच्छे से खिलाओ। तो वो मोबाइल दे देते कि ले मोबाइल ले ले भाई, तू खा ले। ओके। तो एक हैबिट सा बन गया है कि खाते वक्त मोबाइल लेना ज़रूरी है। आजकल की जो इंडियन मॉम्स है, वो अपने बच्चे को हेल्दी रखने के लिए जो मार्केट में या फिर टीवी में एडवर्टाइज आती है कुछ कुछ पाउडर्स की जो दूध में मिलाने के होते हैं, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगा, आप शायद समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर मॉम आजकल अपने बच्चों को वो दे रही है दूध में मिला कर, ताकि दूध टेस्टी थोड़ा बन जाए, थोड़ा स्वीट बन जाए, ताकि बच्चा आराम से पी सके। क्या वो सही है या गलत है? मैं तो अवॉइड करूँगा ये सब पाउडरी ड्रिंक्स को, बिकॉज वो भी जो कुछ बन रहा है उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि घर का खाना बच्चों को भी, आप कोई भी मजदूर का आदमी के बच्चे को ले लो, वो हेल्दी ही रहता है। वो बेचारा उसमें जितनी इम्यूनिटी रहती है वो तो आजकल अपने बच्चों में कहाँ रहती है। हम्म। इतना हेल्दी रहता है, वो खेल रहा होता है, तगड़ा रहता है वो पूरा। वो रोटी दाल के अलावा कुछ नहीं खाता है, उसको सब्जी भी नसीब नहीं है। दाल और रोटी, दाल और रोटी तीनों टाइम यही खाना खाता है, फिर भी हेल्दी है और तगड़ा है। आप देखोगे कई बार मजदूर के बच्चे तगड़े रहते हैं, और सर्दी उधरस कुछ भी हो रहा है फिर भी खेल रहा है, इतनी इम्यूनिटी है उसको। मतलब उसको कुछ पड़े ही नहीं है, मतलब खेल रहा है बस अपने रोड में के मस्त है। कॉर्नर पे खेल रहा होगा लेकिन गाड़ी के बीच में नहीं आएगा वो। उतनी समझ भी है उसे। और अपने बच्चे को देखे, क्योंकि जितना आप उसको इसमें धकेलोगे उतना उन चीज़ों के एडिक्टेड हो जाएगी। अगर पाउडर पिलाओगे तो पाउडर के एडिक्ट हो जाएगी, पाउडर के बिना फिर वो पिएगा ही नहीं। यस। और कोई भी पाउडर से उसके बिना वो पिएगा ही नहीं। तो आप ज़्यादातर उस चीज़ को अवॉइड करिए, और नेचुरल फूड खिलाओगे और नेचुरल कंडीशंस में उसको रहना सिखाओगे तो उसकी इम्यूनिटी गेन होगी। ओके। जैसे आजकल धूल में जाना मना करती है मम्मी या पेरेंट्स कि भाई धूल में मत खेल मत खेल, लेकिन धूल में खेलने से उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बीमार कम पड़ेगा। ओके। सो डॉक्टर, आपने बात की सर्जरीज की, ट्रांसप्लांट की, इन सारी चीज़ों के बाद फिजियोथेरापिस्ट का क्या रोल है? फिजियोथेरेपी सर्जरीज तो एक सर्जन कर देता है, लेकिन मेन फिजियोथेरेपी सर्जरी के बाद जो मेन रोल है वो फिजियोथेरेपी का है। ओके। और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई होगा और अच्छे से फिजियोथेरेपी कराएगा, देन
वो उनके मसल स्ट्रेंथ हो गए अच्छे से, और मसल जैसे स्ट्रेंथ हो गए तो जो गेट है, उनका चलने का तरीका है, उनका जो पावर है, लेग्स के पावर है, वो गेन हो गए। तो उनका जो चलने फिरने का तरीका है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। और अगर आप सर्जरी कराने के बाद फिजियो प्रॉपर नहीं कराओगे तो फिर रिजल्ट्स आपको इतने नहीं दिखेंगे। तो ओके। फिजियोथेरेपी का एक बड़ा रोल होता है, और मेरे से ज़्यादा मेरा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बिंदेश, वो आपको ज़्यादातर अच्छे से समझा पाएंगे, जो मेरे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी कई सालों से करा रहे हैं। ओके, सो डॉक्टर बिंदेश, रिप्लेसमेंट और सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट का क्या क्या रोल रहता है? रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। उसमें पेशेंट को जो मसल्स कट होती है उसके बाद पूरी उसकी स्ट्रेंथनिंग चली जाती है। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। जितनी स्ट्रेंथनिंग और नी मोबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी उतना उसका डेली लाइफ एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कर पाएगा, और आगे भी बहुत चलने उठने बैठने में डेली एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्पफुल रहता है। और आपने देखा होगा कि नी रिप्लेसमेंट से पहले फिजियोथेरेपी रिप्लेसमेंट के पहले पेशेंट की गेट पैटर्न जैसे लड़खड़ा के चलना ऐसी चाल होती है। नी रिप्लेसमेंट के बाद वो चाल सीधी करने के लिए फिजियोथेरेपी से गेट ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो नॉर्मल तरीके से, जैसे नी रिप्लेसमेंट करने के बाद लोगों को पता भी नहीं चलता है, सर ने जैसे बोला कि पेशेंट एकदम नॉर्मल तरीके से चल पाता है सीधा। तो फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। लोग क्या करते हैं, 15 दिन फिजियोथेरेपी करवाए फिर छोड़ देते। फिजियोथेरेपी कम से कम जितना अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होगी लंबे टाइम तक उतना उसका अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके, सो ये प्रोसेस है उसकी। ओके, सो डॉक्टर कौशिक जी, आपसे जो अभी बातें हुई सारी, वो पर्सनली मेरे तो बहुत काम लगेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों से मैं काफ़ी दूर रहने वाला बंदा हूँ। ये इतनी डिटेल वाइज सारी चीज़ें होती है, मुझे आज पता चली। ऑडियंस को भी, इवन काफ़ी लोगों को आज पता चली होगी। तो ऑडियंस के लिए कोई आखिरी मैसेज देना चाहोगे तो क्या होगा? आखिरी मैसेज में तो यही है कि अगर आप अ, घुटने हेल्दी रखना चाहते हो या जॉइंट्स हेल्दी रखना चाहते हो, तो आप प्रॉपर खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, भले ही आप योगा करो, वॉक पे जाओ, कुछ तो एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए डेली रूटीन्स में। यस। अगर सिर्फ आप बिजनेस पे ध्यान दोगे और अपने पर्सनल हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, तो फिर आपका डिटोरेट होता जाओगे। आप आगे बढ़ बढ़ के आपकी जब लाइफ एंड में आएगी, आफ्टर 50 ईयर्स, आप डिटोरेट होते जाओगे। तो आपको ये सब यंग एज से ही करने की शुरुआत करनी होगी। यस। ठीक है, जब आप हमारी तरह जब हम पढ़ने जाते हैं कॉलेज, हमारी जो कॉलेज लाइफ है एमबीबीएस और पीजी की, उसमें ये सब करने का हमें टाइम बहुत कम मिलता है। ये सब कर ही नहीं पाते कि मैं योगा पे जाऊँ, जिम जाऊँ या वॉक पे जाऊँ। तो लेकिन अ, जब आप ये सब स्टेज से गुजर जाते हो और आप बिजनेस में आते हो या फिर डॉक्टर बनते हो, तो आप ये सब करना शुरू करना होगा टू बी हेल्दी। ओके। अगर आप अभी से करोगे तो आप आपका जो ओल्ड एज है, आपका जो 70s और 80s का पीरियड है, वो आप काफ़ी अच्छे से बिता पाओगे। नहीं तो आप ओके। बीमारी लेकर जीवन जियोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। यस। बस यही एक मेरा मैसेज है। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, वेलकम। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगली बार भी कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हम आपके से लेंगे नेक्स्ट थैंक एपिसोड यू। में। थैंक थैंक यू।